हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? मेरे दोस्तों कंटिन्यूस कर रहे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इसमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंटिन्यू किए में, और लास्ट सेशन में अपन ने कूलॉम्स करा, यानी कूलॉम का नियम डीप डिस्कशन करा। उसमें हर पहलू को अपन ने जानने का कोशिश करा है ना, बारीक से बारीक चीज समझने की अपन ने कोशिश करी है। लास्ट में जो अपन ने रिजल्ट निकाला था कि एफ निर्वात और एफ माध्यम, ठीक है, यानी मीडियम में, और जो है अगर अपन एयर है वायु में, है ना, या फिर जहां एयर नहीं है या निर्वात जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूम वैक्यूम जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वहां बल अपन ने क्या करा है, कैलकुलेट करा है, ठीक है। और रिजल्ट में हमने ये पाया था कि निर्वात में जो बल का मान है वो माध्यम के कंपेयर में क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। ये रिजल्ट में भी हमने आपको बाय एग्जांपल भी इसको प्रूफ करने की प्रूफ किया है, कोशिश किया है, प्रूफ बिल्कुल किया हुआ है ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात से हमेशा कम होता है, या फिर ऐसे बोल लो, निर्वात में जो बल का मान होता है उससे जो माध्यम से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। कूलॉम का नियम का स्टेटमेंट आपको चलते फिरते आना चाहिए ना। कोई भी आपसे अगर फिजिक्स का वो लेक्चरर है या फिर फिजिक्स को टीच करता है, फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है, या फिर कोई भी आम इंसान, ठीक है, जो कि 10th स्टैंडर्ड का भी अगर वो नॉलेज रखता है, अगर वो पढ़ाता है, ठीक है, तो आपसे कूलॉम नियम ऑन द स्पॉट पूछ सकता है, ठीक, कहीं पर भी। तो उसका स्टेटमेंट आपको जो है आना चाहिए, कूलॉम का नियम का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। मैंने आपको कई बार उसको सुनाया हुआ है, और मैंने आपसे ये भी कहा कि आप 2 से 3 बार अगर उस स्टेटमेंट को आप पढ़ लेते हो तो आपको वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा हुआ था कि कूलॉम का नियम की जो शर्तें हैं वो शर्तें भी आपको आनी चाहिए, और हमें साथ ही साथ की जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है और जो आपके पास कूलॉम बल है, इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटी है, ठीक है ना, उन सिमिलैरिटी भी आपको आनी चाहिए, और क्या असमानताएं हैं उन असमानताओं को भी आपको आना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट हमने आपको बताया था, विराम अवस्था में इन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, है ना, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब बल का यह मान मध्यम पद तथा दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो स्टेटमेंट आपको देखो, जैसे मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, ठीक है, वैसे आप भी बोल पाओगे, बस ये प्रैक्टिस से आप जितनी जबरदस्त प्रैक्टिस करते हो, जितना चीजों को समझते हो, जितना दिमाग अपना यूज करते हो, उतने ही परफेक्ट आप होते चले जाओगे, ठीक है। अगर आप रट लेते हो चीजों को तो फिर आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। आपको कभी लिखने के लिए अगर आ जाता है, अगर आप उसको जेन्युइन में अगर उसको समझ लेते हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप समझ लेते हो, तो फिर लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने शब्द वहां पर लिख सकते हो और चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, तो वहां पर कोई गलती नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप रट के बैठे हुए हो, तो फिर अगर स्टेटमेंट आप लिख रहे हो रटा हुआ, ठीक है, तो फिर लिखने में कहीं अगर बीच में भूल गए तो फिर वो निकल नहीं पाएगा, फिर उसको आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे, लिख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं चीजों का जो कंटेंट आपको दिया जाता है ना, वो बिल्कुल मैं यहाँ ऑन दी स्पॉट लिखता हूँ, मैं कोई ये रटा नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे को अगर एक बार बोलोगे तो कुछ और निकल जाएगा, ठीक है, फिर अगली बार बोलोगे तो कुछ और, बात में वही रखूंगा, लेकिन जो बोलने की जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज थोड़ा सा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आप जेन्युइन में चीजों को अच्छे से पकड़ बना लेते हो तो फिर आप चीजें खुद क्रिएट कर लोगे, खुद आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलो, लास्ट सेशन अपन का चल रहा था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने आपसे कहा हुआ था कि कूलॉम का नियम जो है वो केवल 2 बिंदु आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर 3 बिंदु आवेश आपके पास हो गए तो फिर आप कूलॉम का नियम इस्तेमाल करके आप जो है बल पता नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत ही आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। 2 से ज्यादा अगर आपके पास बिंदु आवेश है तो किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर उन बिंदु आवेशों के कारण अगर आप बल पता करना चाहते हो तो आराम से आप पता कर पाओगे, इसके किसकी सहायता से, अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से। अदरवाइज अगर अध्यारोपण का सिद्धांत ना होता तो फिर आप 2 बिंदु आवेशों के मध्य ही बल की गणना आप केवल कर सकते थे कूलॉम के नियम से, है ना। चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। और सेशन थोड़ा सा लास्ट में कट गया होगा क्योंकि वीडियो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर नीचे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको, ये लास्ट में स्टेप सारा लिख दिया था ना, बस आपको वहां में क्या करना था, इसको जो है उतार लेना था, उतारने के बाद थोड़ा सा आपको सॉल्व करना था, और ये चीज आपको केवल कॉमन लिखना, क्यों नॉट बटे 4 मतलब जो चीज अगर मैथमेटिक्स आप पढ़े हुए हो, ठीक है ना, 12th में आप अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया हो या मैथमेटिक्स नहीं भी लिया हो, ठीक है, तो इतनी तो कॉमन नॉलेज आपके पास होती है, इतनी सबके पास बेसिक नॉलेज होती है। अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर ऐसे अगर हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स अगर हैं, हम साइंस ग्रुप के, अपन साइंस स्ट्रीम से अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो इतना तो बेसिक नॉलेज सबके पास होता है कि कहाँ पर क्या कॉमन करना है, क्या करना है, ठीक है ना, उतना तो आप कर ही लोगे, इतनी आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है, ठीक है। तो आज
के टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं ना। वो टॉपिक गुलाम का नियम आपको याद ही रखना है और हर चीज हर बारी की आपको वहां पे आनी चाहिए गुलाम के लिए। ठीक है, चलो अपन आज कंटिन्यू करते हैं जिसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। तो अगला बिंदु हमारे पास है क्या, विद्युत क्षेत्र। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब जनरल में अगर मैं सही में बोलूं, है ना, मेरी जो समझ कहती है चैप्टर तो यहीं से कंटिन्यू हुआ है। अब चैप्टर तो जो क्या है वो यहीं से क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, थोड़ा सा साउंड बाहर आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, धीरे आपको क्या करना, सुनना, ठीक है ना। चला गया तो फिर प्रॉपर आप बात को समझ नहीं पाओगे, हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए बज रहा हो, ठीक है। आपको लेकिन ध्यान देना है, ठीक है ना, उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, चलो विद्युत क्षेत्र, मैंने आपसे कहा कि जगमन में अगर आप सही से सोचो तो टॉपिक तो यहीं से क्या होता है, चलता है ना। क्योंकि आपके सामने मैं आपको बताऊं, अपने सिस्टम आवेश के बहुत सारे पढ़े। आवेश के सिस्टम यानी आवेश हमारे इर्द गिर्द किन किन रूपों में पाया जाता है, ठीक है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैंने आपसे बोला हुआ है आवेश के सिस्टम कौन से, एक है बिंदु आवेश, एक है विद्युत द्विध्रुव, एक है ये हमारे पास जो है गोला चालक, ठीक है ना। और ये हमारे पास आवेशित परत, ये आवेशित पट्टिका, ये आवेशित तार। ये सारे आपके सामने क्या है, आवेश के सिस्टम है ना। जरा ध्यान से समझो, आवेश के क्या है, सिस्टम है ये सारे, है ना। बिंदु आवेश, विद्युत द्विध्रुव, आवेशित गोला, आवेशित परत, आवेशित पट्टिका और ये आवेशित तार आपके सामने। ये सारे आवेशित निकाय हैं जो हमारे आसपास क्या है, होते हैं। हमारे आसपास आपको ये सारे निकाय आवेश के क्या है, दिखते हैं। क्या ये सारे निकाय एक ही, क्या ये सारे निकाय एक हैं? सोचो आप जरा, क्या ये सारे निकाय जो सारे सिस्टम है वो एक है? ये सारे निकाय एक नहीं है। तो कोई ना कोई चीज ऐसी तो होगी जो डिसाइड करेगी कि ये सारे आवेशित निकाय एक नहीं है। कोई चीज, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो डिसाइड करेगी ये आवेशित निकाय जो है, सारे आवेशित निकाय एक नहीं है, ये सारे आवेशित निकाय अलग अलग है। वो चीज क्या है जो डिसाइड करती है कि ये सारे निकाय एक नहीं है, वो है विद्युत क्षेत्र। वो क्या है, वो विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, 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 इसके कारण विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, ठीक है ना। यानी इससे डिसाइड होगा, इस विद्युत क्षेत्र से डिसाइड होगा कि ये सारे जो आवेशित निकाय आपके सामने हैं, ये सारे आवेशित निकाय एक नहीं है। जरा ध्यान से समझो, आप ये सारे आवेशित निकाय क्या है, एक नहीं है, ये सब अलग अलग है। तो किससे अपन कौन कौन सी भौतिक राशि है, कौन सी ऐसी चीजें जो डिसाइड करेगी ये सारे आवेशित निकाय एक नहीं है, तो वो भौतिक राशि है विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र से ये डिसाइड हो जाएगा कि ये सारे आवेशित निकाय एक नहीं है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बिंदु आवेश के लिए अगर आप फॉर्मूला पता करोगे ई है ना, यानी KQ/R²। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र आपके पास KQ/R² होता है। वहीं अगर आप विद्युत द्विध्रुव ले लेते हो, इसकी दो स्थितियां हैं। विद्युत द्विध्रुव की क्या है, दो स्थितियां हैं। एक है अक्षीय, तो अक्षीय स्थिति पर क्या होता है 2kP/R³, ठीक है ना, 2kP/R³। ये विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। और अगर आप जो है निरक्ष पर देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, KP/R³ आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो ये विद्युत द्विध्रुव में आप देख लो, क्या इसका ये दोनों एक है, ये और ये दोनों एक है। ये बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र है और ये आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो अब ये बात आप समझ चुके होंगे, तो आवेशित निकाय सबका सारे आवेशित निकाय अलग अलग है और डिसाइड कौन करेगा, निकाय अलग अलग है, सबका क्या आएगा, अलग अलग हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। यानी फॉर्मूला आपको साफ साफ बता देगा, अगर P है
तो द्विध्रुव ए बी है क्या है, क्यों आपके पास है ना, क्यों आपके पास क्या है देखा बिंदु आते थे, ठीक है। तो क्यों, तो या अगर पी है तो फॉर्मूले में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूले में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि के कारण ये विद्युत क्षेत्र आया है, अगर बिंदुओं के कारण आया है तो पी आपको वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, पी आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको फॉर्मूले आपके सामने आएंगे ना, तो बिंदुओं के कारण विद्युत क्षेत्र पता करेंगे, बिंदुओं के कारण विद्युत क्षेत्र पता करेंगे, वहां विद्युत क्षेत्र पता करेंगे, वहां विद्युत क्षेत्र पता करेंगे, वो आवेशित पट्टिका कारण विद्युत क्षेत्र पता करेंगे, और वो आवेशित तार के कारण अपन विद्युत क्षेत्र पता करेंगे। बोलो डिस्कशन आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इस चैप्टर का मोटिव आप समझे, इस चैप्टर का मोटिव आपको इन सारे निकायों को क्या करना है, समझाना है, और कोई ना कोई भौतिक राशि अपन को चुननी पड़ेगी, और उस भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशि हमने चुना है, वो भौतिक राशि हमने चुनी है विद्युत क्षेत्र। इसी से क्या होगा, डिसाइड होगा कि कौन सी आज कौन सा सिस्टम है, विद्युत क्षेत्र से आपको पता लग जाएगा, है ना। चलो तो ये थोड़ी सी डिस्कशन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको यही समझाना चाहता है कि अलग अलग सिस्टम, ये सारे सिस्टम ही आपको क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाना चाहता है, ठीक है ना। इन सारे सिस्टम को हमें क्या करना है, जानना है, समझना है, ठीक है। चलो अब मैं आगे अपनी बात करता हूं, है ना। विद्युत क्षेत्र को अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र है क्या, विद्युत क्षेत्र है क्या, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कोई क्या है, देखिए ये क्यों, एक स्थिर आवेश है, और सही से बोले तो स्थिर बिंदु आवेश है ना, स्थिर आवेश है ना, या बिंदु आवेश आप बोलो, स्थिर आवेश आप बोलो, ठीक है। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, इसका एक एरिया होगा, इसका अपना क्या होगा, इसका अपना क्या होता है, एक एरिया होता है। अब इसका अपना एरिया कहां तक होगा, ये चीज हमें क्या करना है, जानिए ना। विद्युत क्षेत्र से मतलब क्या है, अगर मैं इसको डेफिनेशन आपको कराऊं तो डेफिनेशन के थ्रू में आपको बताऊं, है ना, कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, या आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। हमारा आवेशित निकाय व आवेश के चारों ओर का क्षेत्र आवेश आकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना, अभी तो मैं हर चीज आपको समझाऊंगा ना, मैं हर बारीक से बारीक पहलू लूंगा, ठीक है ना। आवेश चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का है ना। तो हमने क्या बोला, आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे जाने कि किसी बिंदु आवेश या स्थिर आवेश का क्षेत्र कहां तक है, कैसे जाने, यानी कोई आवेश या आवेशित निकाय खुद नहीं बताता है कि मेरा आवेश यहाँ, मेरा क्षेत्र यहाँ तक है। सुनिए, हमने कहा कोई बिंदु आवेश या फिर कोई स्थिर आवेश या कोई आवेश या कोई आवेशित निकाय खुद नहीं बताता है कि हमारा क्षेत्र कहां तक है, खुद नहीं बताता है कि हमारा क्षेत्र कहां तक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये आपके पास क्या है, मान लो ये स्थिर आवेश है, स्थिर, ये कोई क्या है, स्थिर आवेश है, ठीक है। कैसे जानोगे, तो जानने के लिए कि इस
बिंदु आवेश का, स्थिर आवेश का है ना क्षेत्र कहां तक है, इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। किसकी जरूरत पड़ती है हमें? टेस्ट टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है ना। ये कंसेप्ट कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन परीक्षण आवेश बोलते हैं। ध्यान देना है ना, परीक्षण। ये क्या है? ये सहायक व नगण्य है ना। इस पर आवेश क्या होता है? ये नगण्य होता है और क्या होता है? ये सहायक होता है। ये सहायक व नगण्य होता है। ये सहायक व क्या होता है? सहायक व नगण्य आवेश आपके पास क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है, जिसको अपन परीक्षण, सहायक व नगण्य आवेश को अपन क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी इसका खुद का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता है कहीं पर भी, ठीक है ना। ये केवल, इसका केवल काम क्या है? इसका केवल काम है परीक्षण करना, है ना। यानी आपको केवल ये जानकारी देगा कि इसका क्षेत्र कहां तक है, बाकी इसका खुद का अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये खुद क्या है? नगण्य है। ये केवल सहायक और नगण्य है, ठीक है ना। इसका अपना खुद का कोई प्रभाव नहीं होता। कैसे याद रखें? इसका अपना खुद का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। केवल आप ये केवल इसलिए यूज में लाया जाता है, ये जानने के लिए कि इस, ये जो बिंदु आवेश है, जो स्थिर आवेश है, ये जो आवेश है, आवेश निकाय है ना, इसका क्षेत्र कहां तक है, उसको जांचने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? टेस्ट चार्ज का अपन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मान लो मैग्नेट है ना। ये देखो हमारे पास कोई मान लो मैग्नेट है ना, और ये हमारे पास कोई मान लो एक आल्पिन है। ये कोई क्या है? ये हमारे पास कोई एक आल्पिन है। मान लो इस आल्पिन का इम्पैक्ट यहाँ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ तक इसका कोई मैग्नेट का क्षेत्र नहीं है, यानी मैग्नेट का यहाँ पर कोई क्षेत्र, इस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाल रहा है, तो इसका कोई क्षेत्र है ना। अब जैसे आल्पिन को जस्ट में यहाँ पे लेकर के आया, कहां पर? यहाँ पर लेकर के आया, तो इसने इसको क्या कर लिया? इसने इसको क्या कर लिया? इसने इसको अपनी ओर क्या कर लिया? ये देखो फटाक से क्या कर लिया? जो है कर लिया, तो खींच लिया। इसका मतलब हम ये समझ गए कि इस मैग्नेट का जो क्षेत्र है वो कहां तक है? जहां तक मैग्नेट का क्षेत्र है, और यहाँ पर मैग्नेट का क्षेत्र नहीं है। यहाँ तक मैग्नेट का कोई क्षेत्र नहीं है, ठीक है। यहाँ तक भी मैग्नेट का कोई क्षेत्र नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचे, कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंचे आल्केन को लेकर के, ठीक है ना। आल्केन को जैसे ही अपन यहाँ पर लेकर के पहुंचे, ये जो मैग्नेट था, इस मैग्नेट ने इस आल्केन को अपने क्या कर लिया? खींच लिया। इसका मतलब हम समझ गए इस मैग्नेट का क्षेत्र कहाँ तक है? मैग्नेट का जो क्षेत्र है वो यहाँ तक है, यानी यहाँ तक इस मैग्नेट का आपके पास प्रभाव देखने को मिलता है। और इस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र को अपन चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, चूंकि चुंबक है। इस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। चलो ठीक, ये चीज आपको क्लियर हुई। इस क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। यहाँ पर इस आल्पिन का कोई मतलब नहीं है, बस आल्पिन ये जानने में आपकी हेल्प कर रहा है कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का जो क्षेत्र है वो कहां तक है, कहां तक इसका प्रभाव है। तो इसका प्रभाव कहां तक? यहाँ तक है। आल्पिन का अपना खुद का कोई योगदान यहाँ पर नहीं है। वैसे यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज होता है, जैसे हमने लेकर के आए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये टेस्ट चार्ज आपके पास क्या है? यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, ये देखो, है ना। टेस्ट चार्ज क्यों नॉट, क्यों नॉट अपन क्या बोलते हैं? क्यों नॉट अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं। हमने देखा इसका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसको जैसे यहाँ पर अपन लेकर के आते हैं, इस क्यू नॉट का अपन यहाँ पर लेकर के आए, तो हमने देखा अब दो केस हो सकते हैं। ये आप क्या, अगर ये आपके पास क्या, अगर पॉजिटिव है तो ये इसको क्या कर देगा? आकर्षित कर देगा, ठीक है। और अगर ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, तो ये अपनी ओर इसको क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। ये समझ जाएंगे इसका जो क्षेत्र है वो कहां तक है? इसका क्षेत्र है वो यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, एक अपन गोला बना देंगे इसके चारों ना, और आपको पता चल जाएगा कि इस, ये जो आपके पास बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश का जो क्षेत्र है वो यहाँ तक है। ये केवल आपको हेल्प कर रहा है। ये जो आपके पास टेस्ट चार्ज है, इसको जब अपन यहाँ पर लेकर के आए, तो हमने देखा कि इसने इसको क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया, या फिर इसको क्या कर दिया? प्रकर्षित कर दिया। तो हम समझ गए कि ये जो आपके पास बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश का जो क्षेत्र है वो यहाँ तक आपके पास है। चलो बोलो, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बताएं। हाँ, हर पहलू को अपन को समझाने की कोशिश करिए ना। बस आपको बात भी क्लियर करने की कोशिश करिए कि अपन कैसे जो है समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र का फिनोमेना, कैसे अपने दिमाग में बिठाएं, वो चीज अपन ने यहाँ पर समझने की कोशिश करी, ठीक है ना। वैसे ये बड़ा इजी है, आप इसको लिख सकते हो। आवेश, आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का क्षेत्र, इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो आराम से बता दो, और अगर समझाना है तो समझाने को भी आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना। इसका अपना खुद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये क्या है? ये आपके पास सहायक है, नगण्य, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये केवल आपको हेल्प करता है कि इस बिंदु आवेश का क्षेत्र कहां तक है, या आपको क्षेत्र ढूंढने में कहां तक है वो आपकी क्या करता है? हेल्प करता है। बोलो क्या कोई प्रॉब्लम, दिक्कत हुई? तो ये था बिंदु और जो है विद्युत क्षेत्र, है ना। अब अगला टॉपिक अपन लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, ठीक है। इरेज करता हूं इसको, चाहो नोट कर लो, है ना।
नेक्स्ट हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको अपन प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई वेक्टर से, ठीक है ना। ये देखो, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक्चुअल में ये भी विद्युत क्षेत्र ही है ना। तरीके से देखें तो ये भी क्या है, ये विद्युत क्षेत्र ही है, ठीक है। चलो मैं आपको हर चीज को एक्सप्लेन करने की यहाँ पर क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कैसे अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ये हमारे पास कोई क्या है, ये कोई बिंदु आवेश है, या इसको अपन स्रोत आवेश भी बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं, यही क्षेत्र क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, जो है आपके पास क्या स्रोत आवेश है, ठीक है। इसका बोल दिया कि यहां तक मान लो इसका क्या है, ये क्षेत्र है। और ये आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज। क्यों नोट है, इसी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ तक इस बिंदु आवेश का क्षेत्र है, यहाँ तक, ठीक है। चलो अच्छा ध्यान से अब आप देखो, क्या ये बिंदु आवेश जो आपके सामने है, क्या इसको थोड़ा सा बीच में दिखा दे, है ना, राइटर पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र क्या हर जगह इसका मान क्या होगा, समान होगा। जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर डेवलप हो रहा है, क्या हर जगह मान समान होगा, जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान हर जगह समान होगा। अच्छा चेक करते हैं अपन, ठीक है। अपन तीन स्थिति लेते ए बी, है ना। एक स्थिति ए ले लिए, एक स्थिति बी ले लिए, और एक स्थिति अपन ने क्या ले लिया, सी, ठीक है। तीन जगह अपन क्या करते हैं, इसका प्रभाव चेक करते हैं, क्या इसका प्रभाव हर जगह क्या है, सेम है। ये जो पूरा विद्युत क्षेत्र, जो पूरा इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर डेवलप हुआ है, किसका विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र किसका है, इस जो आपके पास प्लस माइनस क्यों आते हैं, क्या है विद्युत क्षेत्र, है ना। यानी ये जो क्यों नॉट है, इसका इससे कोई मतलब है ही नहीं ना विद्युत क्षेत्र में। इसका केवल ये सहायक है, केवल जानने के लिए है कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ तक है, बस ये केवल बताता है, ठीक है। बाकी ये जो क्षेत्र बना हुआ है, ये किसका विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु आवेश का है, क्लियर आ जाए तो आप और करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके पास बिंदु आवेश है, क्या इसका प्रभाव और जगह समान है। हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या ये जो बिंदु आवेश है इसका प्रभाव और जगह समान है। तो हमने 3 पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। चलो प्रभाव देखने के लिए हम कूलाम की निंदा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब कूलाम बनता क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रभाव जानने के लिए ना, इसका प्रभाव और जगह क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देखते हैं M बराबर क्यों नॉट बटे क्या है, आर स्क्वायर। कूलाम नियम का अपन इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रभाव जानने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, कूलाम नियम का अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखोगे ये आर क्या है, ज्यादा है, ये आर क्या है, ज्यादा है। तो आर ज्यादा है तो एफ कम है, इसका मतलब ए पर एफ का मान क्या है, कम है। यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, वो कम है, यानी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या है, कम है। अच्छा बी पर आओ, डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ, इसका मतलब एफ का मान क्या हुआ, बढ़ा, एफ का मान बढ़ा। यानी बी पर ए की तुलना में बी पर जो बल का मान है वो क्या है, ज्यादा है। बल का मान ज्यादा है यानी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। यानी जहां हम प्रभाव देख रहे हैं तो यहाँ पर बल का प्रभाव क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर बल का प्रभाव क्या है, कम है। इसी पर देखोगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दूरी अगर क्या है, कम है, तो फिर जो बल का प्रभाव है क्या है, ज्यादा है। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे बल का प्रभाव जो है वो कम होता चला जाएगा। बल का प्रभाव क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहां पर तो आप देख रहे हो कि क्यों नॉट का भी इंपैक्ट इसमें दिख रहा है, बल में इसका प्रभाव दिख रहा है। क्यों नॉट का भी इंपैक्ट इस बल में दिख रहा है, ठीक है ना। जबकि हमें इंपैक्ट देखना किसका है, केवल हमें इंपैक्ट देखना है इस बिंदु आवेश का। ध्यान से समझो, हमने कहा हमें प्रभाव किसका केवल देखना है, हमें इस क्यू नॉट से कोई मतलब है ही नहीं
क्योंकि फॉर्मूले में तो क्या दिख रहा है, फॉर्मूले में हमको दिख रहा है कि क्यू नॉट भी अपना प्रभाव यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन क्यू नॉट अपना प्रभाव यहाँ पर ना दिखाए हमसे इससे कोई मतलब है ही नहीं। हमें केवल इंपैक्ट किसका देखना है, हमें इंपैक्ट इसका प्रभाव केवल हमें क्यू नॉट का, हमें केवल क्यू का क्या देखना है, केवल प्रभाव देखना है, ठीक है ना। तो हमें क्यू नॉट को किसी तरीके से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जो है, देखो अगर क्यू नॉट को आप जीरो कर देते हो, तो क्यू नॉट अगर जीरो कर देते हो तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर जीरो हो जाएगा, और एफ बराबर जीरो हो जाएगा तो प्रभाव किसका देखोगे आप, प्रभाव कैसे देखोगे आप, देख ही नहीं पाओगे। इसका मतलब क्यों आप जीरो रख नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं इस फॉर्मूले में तो क्यों का प्रभाव के अलावा क्यू नॉट का भी प्रभाव जो है अपना दर्शा रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमें क्यू नॉट का प्रभाव नहीं देखना है, हमें तो केवल किसका प्रभाव देखना है, हमें तो क्यों इस क्यू का क्या देखना है, प्रभाव हमें केवल क्या करना है, देखना है, क्यू नॉट का प्रभाव नहीं देखना है। और अगर आप सोचो कि क्यू नॉट का प्रभाव नहीं देखो, क्यू बराबर जीरो लिख दो, लेकिन क्यू बराबर जीरो लिख दो तो एफ बराबर जीरो हो जाएगा, और एफ बराबर जीरो हो जाएगा तो प्रभाव भी आप नहीं देख पाओगे, क्यों का किसी का प्रभाव नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, क्यों 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 इस क्यों का भी नहीं देख पाओगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्यों जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब क्यों बराबर आप क्या कर दो, क्यों बराबर आप प्लस वन यहाँ पर रख देते हो ना, ये जो क्यू नॉट है उसको आप प्लस वन रख दो ना, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा के क्यों, ये बटे आपके पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप केवल प्रभाव किसका दिखेगा, केवल प्रभाव दिखेगा आपके पास क्या, केवल प्रभाव दिखेगा आपको जो है क्यों का प्रभाव आपको यहाँ पर केवल अब दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में आप देखो क्या दिख रहा है, क्यों का प्रभाव आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप सिंपल दो इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी देर से मैंने आपको ये सुनाने की कोशिश करी है, अब उस चीज को मैंने लपेट दिया। कैसे लपेट दिया, इकाई धनावेश पर यानी क्यू नॉट बराबर एक, क्योंकि यहाँ पर तो किसका प्रभाव दिख रहा था, क्यू का भी प्रभाव दिख रहा था, क्यू नॉट का भी प्रभाव दिख रहा था, लेकिन हमें क्यू नॉट का प्रभाव नहीं देखना है, हमें तो केवल प्रभाव किसका देखना है, क्यू का प्रभाव देखना है। तो हम क्यू नॉट को अगर जीरो लिख दें, तो अगर जीरो लिख देंगे तो एफ जीरो हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा तो किसी का प्रभाव नहीं देख पाएंगे। तो हमने कहा क्यू नॉट क्या होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए। जब क्यू नॉट प्लस वन होना चाहिए तो एफ बराबर क्या, क्यू बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर केवल किसका प्रभाव दिखेगा, क्यू का प्रभाव आपको केवल दिखेगा, यानी क्यों कहीं प्रभाव केवल दिखने को मिलेगा। तो आप कैसे बोलोगे, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो इस क्यू नॉट आवेश के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र में, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में अगर क्यू नॉट आपके पास है, क्यू नॉट आवेश पर जो लगने वाला बल है, क्यू नॉट आवेश पर, ये देखो क्यू नॉट आवेश पर अगर लगने वाला बल आपके पास क्या है, एफ है, तो इकाई क्या है, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। आप चाहो डायरेक्ट आप यहां से लिखना चाहोगे ना, क्यू नॉट आवेश पर। अब आप मैं एक बार फिर से इसको अभी रिपीट कर दूंगा ताकि बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा हम जो है इस क्यू जो आपके पास बिंदु आवेश है इसका इंपैक्ट देखना चाहते हैं ए पर, बी पर, सी पर। तो हमने डिस्टेंस वगैरह से अपन देखा ये डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर जो है बल का मान कम हो जाएगा, बल का मान कम हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम है ना, यानी इसके अपने ही विद्युत क्षेत्र में, है ना, हर जगह जो है बल का मान क्या है, अलग अलग है, यानी हर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, अलग अलग आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो फॉर्मूला पे जो बल का इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम केवल क्यू का देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें तो क्यू नॉट भी शामिल हो रहा है। तो क्यू नॉट अगर आप जीरो लिख देते हैं, तो क्यू नॉट अगर जीरो लिख देंगे तो एफ जीरो हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा तो हम इंपैक्ट नहीं देख पाएंगे, इस क्यू का भी इंपैक्ट अपन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा क्यू नॉट वन होना चाहिए। तो इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि इस क्यू नॉट के जो आपके पास क्यू है, इस बिंदु आवेश जो है इसके कारण उत्पन्न जो है विद्युत क्षेत्र में, है ना, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल अगर आपके पास थे तो इकाई है ना धनावेश पर लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, इकाई धनावेश पर यानी इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया, इसमें थोड़ा सा क्या करा गया, संशोधन किया गया, यानी ये जो क्यू नॉट है इसका मान क्या होना चाहिए, अति अल्प होना चाहिए। क्यू नॉट क्यों है ना, क्योंकि ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा, इसका मान हमने क्या कहा, इसका मान क्या होना चाहिए, अति अल्प होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा संशोधन करा गया इस फॉर्मूले में। तो अब देखो कैसा दिखता है विद्युत क्षेत्र, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, है ना, एफ वेक्टर ये बटे क्या हो जाएगा आपके पास क्यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक्चुअल फॉर्मूला तो आपके सामने विद्युत क्षेत्र का वो हमारे पास कौन है, ये वाला, ये फॉर्मूला, ये भी याद रखें, ये भी फॉर्मूला, ये सही फॉर्मूला, ये क्यू नॉट क्या होना चाहिए, जीरो होना, ताकि क्यू नॉट का कोई प्रभाव यहाँ पर ना दिखे, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला, यदि क्यू नॉट इज इक्वल टू प्लस वन तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर ना। अब जरा ध्यान से आप देखें, हमने कहा कि इकाई धनावेश पर
इकाई वन है ना, इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। हर फिनोमिना समझाने की आपको कोशिश करिए कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है वो भी आपको मैंने समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा इकाई धनावेश पर, इकाई है ना, इकाई लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। इकाई धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ चुकी है ना। ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फिनोमेना, ठीक है। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, उन पर डिस्कशन अपन अगले सेशन में करेंगे। अभी तक आपको क्या करना है, दो बिंदु आपको मैंने आपको सिखाए हैं। एक बिंदु आपको मैंने बताया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इनको आपको क्या करना है, एक दो बार आपको फिर से क्या करना है देखना ना। थोड़ा सा हो सकता है लैंग्वेज इतना बोला हुआ इतना समझाया ना, लेकिन आप धीरे धीरे करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज आपको समझ में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देना यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे कल। थैंक यू।